गाइडें आती हैं और बहुत सारी गाइडें बच्चे यूज करते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपको एक बात ध्यान रखना कि इंटरव्यू में आप याद किए हुए प्रश्न उत्तर बोलने का प्रयास नहीं करो, आप पढ़ो, समझो और उसको बोलो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत जल्दी पकड़ा जाता है बच्चा यदि याद किए हुए क्वेश्चन आंसर पकड़ता बताता है, और वो वहां पे थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो बोलेगा ये कितना याद करेगा। तो जनरली हम याद करते हैं, जब किसी प्रश्न का उत्तर कोई पूछ लेता है तो सर वो इधर उधर हमारी नजर गई कि अरे ये तो याद करके आया है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रश्न को समझो और उसका उत्तर, हाँ थोड़ा लिख सकते हो पर अपनी भाषा में, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ने की बजाय अपनी भाषा में। अपनी भाषा भी बिल्कुल, उसका अपनी भाषा का मतलब भी थोड़ा लीगल नॉर्मल रहे भाषा, है ना। तो नॉर्मल, जैसे एक व्यक्ति ने ऐसा किया तो जैसे ना अपराध क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा पूछ लिया। तो कोई व्यक्ति यदि आशय या ज्ञान के साथ किसी कार्य या लोभ के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो अपराध होता है। एक सिंपल सा आप डेफिनेशन बता दो। ऐसा नहीं, कोई बंदा साहब, कोई बंदा यदि कोई किसी चीज से हाथ से चाकू वाकू ले करके न किसी को यदि मार देता है, तो नुकसान पहुंचा, तो बंदा उंदा इस तरह से नहीं, एक नॉर्मल वे में डेफिनेशंस अपने को, एक नॉर्मल, मतलब मैं कल भी जो सेशन में ये बात बोला, आज भी सेशन में ये बात बोलूंगा कि इंटरव्यू मतलब समझ लो कि घर के बड़े बुजुर्ग जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनसे थोड़ा सा उनके सामने जाने में आपको डर लगता है, हेजिटेशन होता है, मैं तो कहता हूं उनसे अपना मॉक पहले करवाओ। ये बच्चे बोलते सर मॉक ले लीजिए, मॉक ले लीजिए। अरे भाई साहब, ऐसे लोग मॉक के लिए आपके सबसे पहले हैं। क्या हुआ, नहीं जुड़ रहे क्या? मैसेज किया आपने? अच्छा रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ऑफेंस में मेंसरिया, द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मेंसरिया इन एनी ऑफेंस? किसी अपराध में दुराशय का क्या महत्व होता है? मेंसरिया का क्या महत्व होता है किसी भी अपराध में? तो सबसे पहली बात है, व्हाट इज मेंसरिया, दुराशय क्या होता है, और दुराशय का, मेंसरिया का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी अपराध में? बताइए, कोई बताएगा? उत्तर आप लोग को देना है, यहाँ पर अपन बातचीत भी कर सकते हो, तो आप किसी में कोई भी यदि इसका उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। के अपराध नहीं हो सकता। दुराशय मतलब दोषी मन। दोषी मन, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। जब तक गिल्टी माइंड नहीं है, दोषी मन, दूषित मन नहीं है, तब तक कह सकते हैं कि क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जा सकती है। क्योंकि बेसिकली ऑफेंस, अपराध के जो एसेंशियल है, अपराध के एसेंशियल में चार चीजें आता है। पहला आता है पर्सन, व्यक्ति, ठीक है ना। दूसरा आता है दुराशय, ठीक है ना, दुराशय। तीसरा आता है कार्य या लोप, ठीक है ना, एक्ट ओमिशन। और चौथा आता है क्षति। तो ये चारों के बीच में प्लस लिखो। जब ये चारों चीजें होंगी, पर्सन होगा, कह सकते हो कि उसका गिल्टी माइंड यानी कि दोषी मन होगा, एक्ट और ओमिशन होगा, और इंजरी होगा, तो जाकर के अपराध बनेगा। लेकिन क्या कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए मेंसरिया की आवश्यकता नहीं होती है? कुछ है अपराध एग्जाम्पल में? कौन? सर जैसे किडनैपिंग हुआ, बाइगेमी हो गई, पब्लिक न्यूसेंस हो गए। ठीक है, किडनैपिंग हो गया, बाइगेमी हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, रेप भी हो गया। रेप में भी जो है तो, है ना, ये राजद्रोह में भी जो है तो दुराशय रहता है, जहां तक आई थिंक राजद्रोह में दुराशय, सेडेशन में जो है तो दुराशय, ठीक है, कुछ डिस्प्यूटेड जजमेंट है, पर इन जनरल राजद्रोह में जो है तो दुराशय बोलता है। पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तौर पर कुछ जजमेंट है वहां पर। तो अच्छा, यह निकल आया मेरे से वही जो मैं पूछने वाला था, अगला प्रश्न, कि बेसिकली यदि किसी जगह दुराशय नहीं होता है तो कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल कठोर दायित्व का सिद्धांत, है ना। तो जहां पर जैसे जैसे आपका आपने बोला किडनैपिंग, तो किडनैपिंग में यदि लड़की जो है 18 साल से कम की है, लड़का 16 साल से कम का है,
और भले ही जो किडनैपर है उसका इंटेंशन ना हो तो भी जो है तो ऑफेंस माना जाएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होगा। बहुत पुराना केस है, आर वर्सेस प्रिंस में इसको मतलब डिफाइन किया था, मतलब इंग्लिश अदालत ने, मुझे अदालत याद नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड की प्रीवी काउंसिल देख लेना, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन नहीं, एक्चुअली वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होता है कि यदि उसमें आर वर्सेस प्रिंस में कहा था कि भले ही आपको ऐसा आप एज्यूम करते हो कि लड़की 18 साल के ऊपर की हो, मतलब 18 साल के ऊपर की होगी, और आप उसकी लड़की की सहमत से ही उसको आप ले जाते हो, तो भी वहां पर बोला गया है कि ऑफेंस होगा। जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लीकेबल है रेप के मामलों में, यदि लड़की की एज 18 साल से अंडर 18 ईयर है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, भले ही उसकी कंसेंट भी होती तो भी ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इनको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ पर भले मेंस्ट्रुआ ना भी हो तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल की वजह से इसको ऑफेंस माना जाता है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंजरी, इंजरी भी, क्षति भी बहुत जरूरत है। इंजरी, क्षति बेसिकली जो है तो आपका सेक्शन जो है तो आईपीसी 44 में बताया गया 4 प्रकार की लीगल इंजरी, लीगल इंजरी। अच्छा, एक प्रश्न था, जैसे कल एक मैडम ने कहा कि सर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, तो जैसे मान लीजिए कि एक मान लो कि यहां पर ए और बी को सी से खुन्नस थी, मतलब ए और बी दोनों को सी से प्रॉब्लम थी, खुन्नस थी, सी को मारना है। तो ए रात को 12 बजे गया और रात को 12 बजे ए जाकर के सी को गोली मार दी, गोली लगी, सी मर गया, सोते हुए गोली मार दी। अब बी जो है रात को 4 बजे गया और 4 बजे जाकर के सी को गोली मारी, बी ने रात को 4 बजे जाकर के सी को गोली मारी, ठीक है। अब सी ने गोली मारी और चला गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मतलब वो मर्डर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पता चला कि बी को, मतलब सॉरी, सी को 2 गोली लगी, लेकिन पहली गोली जब लगी 12 बजे तो उसकी डेथ हो गई। तो ए ने मर्डर किया, तो बी ने कौन सा अपराध किया? समझ में प्रश्न आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? ए और बी को दोनों को सी से प्रॉब्लम थी। ए रात को 12 बजे गया, सी को गोली मार दिया, सी मर गया। बी रात को 4 बजे गया, उसको पता नहीं था सी जिंदा है कि मर गया, उसने तो गोली चलाई और उसको लगा सी मर गया और वो बी चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि ए ने जब गोली चलाई पहली बार तो सी मरा, तो ए ने मर्डर किया। तो बी ने कौन सा अपराध किया? होगा मर्डर, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। भैया अटेम्प्ट होने के लिए भी व्यक्ति जिंदा होना चाहिए ना। यदि मान लो ऐसा होता, इसका उल्टा होता कि जब ए गोली चलाता, नहीं सर, तो ए की गोली बगल में लग गई सर और बी की गोली से मरा, तो सर, ए अटेम्प्ट टू मेरी मर्डर और बी मर्डर। हाँ, आदमी जिंदा होना जरूरी, की माइंड है, उसकी मेंस्रिया है सर, और ड्यू टू द रीजन ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट, अगर उसका एक्ट फेल हो जाता है या किसी इंटरवेंशन की वजह से उसका एक्ट फेल हो जाता है, तो ये नहीं डिफेंस लिया जा सकता कि क्योंकि जो है इम्पॉसिबल एक्ट था, इस वजह से ये मैंने अपराध किया ही नहीं है। बिल्कुल उसकी रोहित, आप गिल्टी सही बोल और उसने एक्ट कर दिया था टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि डेथ, मतलब कि उसके ऊपर जो है तो Attempt- यहाँ पर नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं लगेगा ना, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, मतलब ठीक है रोहित, मतलब मेरा अब यहाँ पे अपन यदि कुछ और कुछ हो सकता है तो अपन देख लेंगे, पर यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा और मर्डर का चार्ज भी नहीं लगेगा बी के ऊपर, क्योंकि समझो कि भाई देखो मेंस्रिया उसके पास था, नो डाउट, एक्ट और ओमिशन भी था, भले इनलीगल, मतलब उसने इनलीगल एक्ट, यानी उसने जो है तो गलत तरीके, यानी कि हाउस ट्रेस पर, घर में घुस के गोली मारी हो तो हाउस ट्रेस पास का, या मान लो कि इनलीगल एक्ट शूटिंग करने का, उसके लिए चार्ज लग जाएगा, लेकिन मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, इंजरी नहीं हुई, क्षति नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक बात व्यक्ति भी जीवित नहीं था। हाँ, वही है ना कि कर क्षति, दूंगी क्षति। रोहित, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आप फिर से बोलिए।
लेकिन डेथ, सुनो, डेथवादी, बिल्कुल आप तुम कुछ सही वे में गए, लेकिन डेथवादी का अपमान किया, पर वो चीज भी कब आएगी? डेथ बॉडी, वो यानी कि आप 297 की बात कर रहे हो, तो 297 लगने के लिए यदि मान लो बी गया और बी देखा कि ए मर गया, बी ने देखा कि ए मर गया, मतलब सॉरी सी मर गया है, तो गुस्से में आकर के बी ने क्या किया कि सी के डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो लेकिन मतलब यहां पर बी को यही लगा कि वो सो रहा है और उसने गोली चलाया, चला गया। इंटेंशन, क्योंकि 297 के लिए भी तो इंटेंशन होनी चाहिए ना। क्लियर कहानी? चलो ये प्रश्न अच्छा है। तो इसका उत्तर मैं जितना कानून पढ़ा हूं उसके हिसाब से कि चूंकि इंजरी, क्षति नहीं होती है, इंजरी नहीं होती है यहां पर, इसलिए जो है तो कह सकते हैं कि तीन एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन इंजरी, क्षति, यानी कि उसका इंटेंशन भर, तो वहां पे भले इलीगल शूटिंग का, ट्रेसपास का वो चार्जेस भले लगा दो, लेकिन ना तो अटेम्प्ट टू मर्डर का, ना तो मर्डर का ये चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें एक है कोई, मैं थोड़ा इसको, वही है कि अचानक मेरे दिमाग में आ गया, मैं पूछ लिया, पर मैं अब थोड़ा प्रयास करूंगा कि प्रिपेयर्ड हो करके आऊं और आपको इसके, तो है इसमें कुछ, है इसमें जजमेंट वजमेंट कुछ डॉक्ट्रिन वगैरह है, पर अभी मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। रोहित में पॉसिबल शायद उसका जवाब दे सकते थे, पर रोहित अभी शायद स्किप हो गए हैं। रोहित अभी हैं? हाँ रोहित, तो बता दीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तो प्रश्न है तैयारी और प्रयत्न। तो आपको पता है कि अपराध की चार अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेज ऑफ ऑफेंस, है ना। अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं बेसिकली सबको पता है। बेसिक्स प्रश्न है यहाँ पर, मैंने दिया तो, हाँ मैंने दे दिया ना लिंक आपको। अरे उसमें टीचमेंट की, उसमें गूगल मीट के लिंक में क्लिक कीजिए ना, मैं अप्रूवल, हाँ तो मैंने कर दिया ना ऐड, मैंने अप्रूव कर दिया। अब लगातार आ रहा है अप्रूवल, तो मैं अप्रूव करता जा रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप जुड़े कि नहीं जुड़े, मैंने उसमें कर दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, अभी मैं क्लास ले रहा था, मैं बात करता हूँ फिर आपसे। रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, आप रिकॉर्डेड में आपको भेज दूंगा, है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो अब ये वापस आते हैं तैयारी प्रयत्न। तो ये बेसिक्स, थोड़ा बेसिक्स है, अभी बेसिक्स पे भी प्रश्न बन जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो सबको पता है सबसे पहले इंटेंशन होता है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है तो आपका अटेम्प्ट, प्रयत्न, और देन ऑफेंस, ठीक है ना। तो ये 4 जो है तो अब ये मेन जो कह सकते हो कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में डिफरेंशिएट करने वाला सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, तो भारत में वैसे तो देखा जाए तो 3-4 सिद्धांत यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन भारत में केवल एक ही सिद्धांत इसमें इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जो एक फेमस केस है अभयानंद मिश्र, मैंने बताया था कल, बिहार राज्य के केस में बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सन्निकटता का सिद्धांत, है ना। तो भारत में इसी सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सन्निकटता का सिद्धांत। अभयानंद मिश्र वर्सेस बिहार राज्य का केस है, इसमें इसको पहली बार मतलब डिफाइन किया गया था, ठीक है ना, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सन्निकटता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो भारत में इसी सिद्धांत को प्रॉक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सन्निकटता का सिद्धांत। अच्छा एक बात बताओ, तैयारी के संबंध में, प्रिपरेशन के संबंध में एविडेंस सेट की किस धारा में कोई भी साक्ष्य रेलेवेंट होगा? 8 ठीक है। सेक्शन 8 में 3 चीज है ना, आपका मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, प्रीवियस या पूर्व या पश्चात का, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है ना। तो धारा 8 है ना, ऐसे दिमाग में इंटरलिंक है ना, कि कभी ऐसे पूछ ले कि भैया तैयारी के संबंध में साक्ष्य है वो कहां पर रेलिवेंट होगा, सुसंगत होगा, ठीक है ना। तो वो बेसिकली जो है तो सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में यहां पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ये प्रश्न तो अभी मैंने कल बता दिया था कि अटेम्प्ट को आईपीसी में
अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना कि ये चारों जो स्टेज ऑफेंस के हैं आईपीसी में, ये चारों पनिशेबल हैं। तो जैसे मैंने आशय इंटेंशन, भाई मेरे मन में कोई इंटेंशन है, पनिशेबल नहीं है, लेकिन जैसे वो इंटेंशन कन्वे हुआ तो एज ए अबेटमेंट, ठीक है ना, मतलब वो कह सकते हो कि एज ए कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है आपका आपराधिक षड्यंत्र के तौर पर जो है तो पनिशेबल हो जाता है ना। और कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये चीज यहाँ पे सबसे क्रिमिनल तो तब तक अपने एक अकेले व्यक्ति के मन में है, लेकिन जैसे ही कन्वे हुआ यदि अन्य व्यक्ति के पास तक गया तो वो इंटेंशन पनिशेबल हो जाएगा, आशय दंडनीय हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें बोला गया है कि वहां पर वो जो एलिमेंट्स है आपके सेक्शन 120A के वो पूरे कर दिए गए तो वहां पे पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रिसेंटली केस भी चाहो तो वहां पे रिसेंटली केस भी मैंने अभी देख रहा था अभी आपको बताने के पहले। तो रिसेंटली केस भी जो है तो उसमें बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। कुछ केसेस के माध्यम से भी जो है तो चीजों को बताने का प्रयास करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। अरे यार परेशान कर रहे हैं भाई हाँ, के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का फेमस केस है, के हासिम वर्स 2004 का 2005 का। तो इसमें बेसिकली इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया था। हाँ के हासिम, हाँ आप ऐसे जुड़ जाओ सबसे अच्छा है के हासिम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था यहाँ पर, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो शायद 2005 सुप्रीम कोर्ट का है ना, उसमें बेसिकली इस चीज को डिफाइन करने का प्रयास और एलिमेंट्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट यदि कंप्लीट मतलब ऑब्जेक्ट को कोई एनी प्लानिंग विथ मींस, है ना, साधनों के साथ। यानी अब देखो समझना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी जो है तो अब जैसे मान लो कि हम तीनों चारों मिलकर बैंक लूटने का प्लान करते हैं, मन में प्लान कर लिया तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा वो हल्का सा प्रिपरेशन के पोर्शन में चला गया विथ मींस। तो प्रिपरेशन के पोर्शन में चला गया कि थोड़ी प्लानिंग में नक्शा वक्शा कहीं ब्लूप्रिंट ले आए, है ना, वो बैंक तोड़ने का टूल्स इकट्ठा कर लिया। तो थोड़ा सा इसमें उसमें क्योंकि उसमें देखोगे आप 120 में, तो 120A के नीचे लिखा है कि कोई भी वहां पे डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट एक्ट किया जाता है तो जाकर के, तो पहले सहमत होने के बाद प्रत्यक्ष कार्य किया जाएगा तो जाकर के वो आपका पनिशेबल होगा। तो वो चीज वहां पे ध्यान रखना, लेकिन पनिशेबल है। प्रिपरेशन तो कई जगह पनिशेबल है। प्रिपरेशन जो है तो अपन ने देखा है तो बेसिकली तीन धाराएं ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं, 122, 126 और 399, है ना। और सिक्को वाला जो चैप्टर है उसमें भी एक दो धाराएं निकल के आती हैं, वो है ना सिक्को और सरकारी स्टाम्प वाला चैप्टर 12 में भी देखोगे तो वहां पर भी एक दो धाराएं हैं जहां पर प्रिपरेशन को पनिशेबल बोला है। अभी मुझे एकदम से क्लिक नहीं कर रही, देख लेना, ठीक है। अब अटेम्प्ट, तो बेसिकली अटेम्प्ट को कितने कैटेगरियों में, तो ये भी मैंने बताया था कि अटेम्प्ट जो है तो आईपीसी में 3 कैटेगरियों में बताया गया है, एज ए एब्सोल्यूट ऑफेंस, एज ए पर्टिकुलर ऑफेंस, एज ए इंचोट ऑफेंस, है ना। तो इंचोट यानी एब्सोल्यूट पूर्ण अपराध के तौर पर अटेम्प्ट को बताया गया है, विशिष्ट अपराध के तौर पर बताया गया है, और अपूर्ण अपराध के तौर पर अटेम्प्ट को बताया गया है। ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपका अटेम्प्ट के संबंध में बातचीत करता है, ठीक है। चलिए अगली बातचीत यहाँ पे करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन दिमाग में अपने बने रखना कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, है ना। छोटी छोटी प्रश्न है लेकिन ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम, मतलब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने उस प्रेशर में, उस डर में, वो अंदर की बिल्कुल हवा टाइट हो उस समय दिमाग जो है तो बिल्कुल कुंद हो जाता है, तब जो है तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी कठिन लगते हैं, ध्यान में रखना, है ना। तो भले यहाँ लगेगा अरे सर बड़े सरल क्वेश्चन बोल रहे हैं तो हम बता देंगे, तो वहां पर ध्यान रखना कि सरल नहीं रखते। अच्छा, जैसे और भी मैं आपको बता दूं कि आपके आईपीसी में एकमात्र ऐसा ऑफेंस है कि चारों स्टेज में पनिशेबल है। कौन सा अपराध है? डकैती। बहुत बढ़िया,
आशय में 402, तैयारी प्रिपरेशन में 399 लिखा ही है, प्रयत्न और अपराध देखोगे तो 391। तो वहां पे 391 देखो, मतलब ये डकैती एक ऐसा अपराध है जहां पे अटेम्प्ट को भी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण अपराध के तौर पर जो है तो माना जाता है। तो डकैती एक ऐसा अपराध है जो चारों है ना स्टेज में पनिशेबल है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब अगली बातचीत यहाँ पे करते हैं। तो अगला है अब डेफिनेशन क्लॉज में चलते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में कई क्वेश्चंस जो है तो आपके बनते हैं, डेफिनेशन क्लॉज में कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक डेफिनेशन क्लॉज में अपन चलेंगे तो कई चीजों को अपन बातचीत करेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी भले मैं आपका क्वेश्चन पीछे रखा है लेकिन डेफिनेशन क्लॉज में है ना, डेफिनेशन क्लॉज में चलते हैं। तो वहां पर सबसे पहले तो वहां पर कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे ठीक है यहां पर एक आपका शुरुआत में बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, है ना, इनकी डेफिनेशन थोड़ा याद रखना, मतलब बहुत रेयर केस में है, पूछे पर छोटे छोटे हैं। डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, तो बेईमानी पूर्वक बेसिकली क्या कहलाता है। तो जब कोई, अब देखो बेईमानी पूर्वक, तो अब बेईमानी पूर्वक मतलब कि जनरली जब कोई काम आप ईमानदारी से नहीं करते, लेकिन वहां पे कैसे लिखा है कि जब आप रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, जब आप रॉन्गफुल गेन करते हो या रॉन्गफुल लॉस करते हो तो वो कार्य कैसा माना जाता है, डिसऑनेस्टली माना जाता है, बेईमानी पूर्वक जो है तो माना जाता है। ये सेक्शन 24 में कहता है ना, आईपीसी में। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे इंटरव्यू में जब कोई प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बेईमानी पूर्वक बताइए, तो हम चालू किए, सर भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में बेईमानी पूर्वक को परिभाषित किया गया है उसके अनुसार। अरे भैया तुम लिख नहीं रहे हो और उनको तुम रटी रटाई, तो तुम बताओ पहले सर, जब सदोष लाभ या सदोष हानि के लिए, मतलब जब कोई कार्य किया जाए, ठीक ना, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा कोई काम किया जाए जिससे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो डिसऑनेस्टली कहलाता है। अच्छा, कहां परिभाषित किया गया इसको, अब पूछे तो बताओ कि आईपीसी 24 में बताया गया साहब, पहले से ही जो है तो जो पूछा है वो बताओ, पहले कहाँ पूछा गया है तो बताओ 24 में, और नहीं तो आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ जाएंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। कपट पूर्वक, ठीक है ना, कपट पूर्वक, तो कपट पूर्वक, तो कपट, तो इंटेंट टू डिफ्रॉड, कपट पूर्वक का मतलब क्या बोलता है, कपट करने का आशय, इंटेंट टू डिफ्रॉड, यदि किसी का इंटेंशन क्या हो, कपट करने का हो, इंटेंट टू डिफ्रॉड, तो बेसिकली जो है तो क्या कहलाता है, फ्रॉडेंटली। तो कपट का मतलब क्या माना जाता है, कपट मीन्स, जो कपट का मतलब क्या माना जाता है बताइए, व्हाट इज द मीन कपट, डिफ्रॉड, बहुत बढ़िया, धोखा क्षति, किस केस में बोला गया है ये, प्रशासन, कोई बात नहीं, बिमला देवी वर्सेस दिल्ली प्रशासन। बहुत बढ़िया, बिमला देवी वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ठीक है ना। तो बिमला देवी वर्सेस दिल्ली प्रशासन के केस में जो है इस चीज को डिफाइन किया गया है कि किसी भी कपट में डिसीट प्लस इंजरी, यदि धोखा देकर क्षति पहुंचाने का इंटेंशन हो तो बेसिकली जो है तो ये क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है, कपट कहलाता है। ये बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अब देखो कुछ चीजों को जो है तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि छोटे से प्रश्न है पर कभी पूछ ले कि एक वहां पर अभी अभी जो नई आईपीसी में उसको उसमें डाल दिया है, इंटरप्रिटेशन में, मतलब कि जर्नल इंटरप्रिटेशन में डाल दिया है, डेफिनेशन क्लॉज में नहीं रखा है। रीजन टू बिलीव, विश्वास का कारण, 26, तो रीजन टू बिलीव, विश्वास का कारण, तो बेसिकली ये बहुत अच्छा, मतलब ये देखा जाए तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। तो अभी नई आईपीसी में इसको जो है तो थोड़ा सा उधर पटक दिया है, डेफिनेशन क्लॉज में नहीं रखा है, ठीक है ना, डेफिनेशन क्लॉज में कौन है, नहीं रखा है, ठीक है। तो रीजन टू बिलीव, तो वहां पर रीजन टू बिलीव के लिए अपन क्या यूज करते हैं कि कहते हैं कि जब पर्याप्त हेतुक है, सफिशिएंट मींस, ठीक है ना, रीजन टू बिलीव जो है तो
ये भी अच्छा है कि उसमें पर्याप्त हेतु, सफिशिएंट मींस। अभी रीजन टू बिलीव को ध्यान रखना, अभी नहीं आईपीसी में, अभी चूंकि कंपैरिजन में ये चीज नहीं है, तो वहां पे उस बात का भी पर्याप्त हेतु रखता है। तो कह सकते हो कि थिंक इफ ही हैज सफिशिएंट मींस, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, ठीक ना, बट नॉट अदरवाइज, तो उसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव बेसिकली ये अब मुझे जजमेंट तो याद नहीं आ रहा है, पर उसको मेंटल स्टेटस, मानसिक दशा, ठीक है ना, रीजन टू बिलीव इज ए मेंटल स्टेटस, ये मानसिक दशा है, ठीक है ना, जो फैक्ट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है तो निर्धारित किया जाता है कि क्या सफिशिएंट रीजन कि अपराध, क्या कोई चीज आपराधिक है, गलत है, सही है, तो उस वे में जो है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि रात को सोनी जी अपनी दुकान बंद कर रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति जो है तो 4-5 लाख के गहने जेवरात लेकर के आता है और कहता है सोनी जी कुछ भी दे दो, 50-60 हजार, बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, इधर उधर भी देख रहा है, तो समझ जाओ कि ये चोरी की जरूरत है। जरूरत होता तो वो रोता गिड़गिड़ाता, इस तरह से वो चौकन्ना होकर के, है ना। तो वैसे एसीपी प्रद्युम्न में हमेशा सुना, तो एसीपी प्रद्युम्न जो है तो अंदर का जग जाना चाहिए कि दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो बस वही कहलाता है रीजन टू बिलीव। तो ज्योति प्रसाद हरियाणा राज्य का एक अच्छा सा केस है जिसमें इसको डिफाइन किया गया था अच्छे से, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, मैं बता दूंगा। चलिए, तो ये ज्योति प्रसाद, केस का नाम मुझे याद है, साइटेशन नहीं याद है, केस यही है, ज्योति प्रसाद वर्सेस हरियाणा राज्य। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब अगला कि व्हाट इज द अंडरस्टैंड द प्रायर कंसेंट ऑफ माइंड, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, दिमागों के पूर्व मिलन से कौन सा कंटेंट्स बनता है, दिमाग का पूर्व मिलन। जब दिमाग का पूर्व मिलन होता है तो क्या क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड किया जाता है, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के तौर पर, ठीक है ना। किस केस में ये बताया बोला गया है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पर, बिल्कुल, पोस्टमास्टर मर्डर केस, पोस्टमास्टर मर्डर केस के नाम से इसको जाना जाता है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कॉमन इंटेंशन को किस वे में यूज किया गया है, यह इसी केस में जो है तो बताया गया है, ठीक है ना। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, किस केस में इसको डिफाइन किया गया है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और यदि सिमिलर इंटेंशन है तो आईपीसी कौन सी धारा के तहत आपराधिक दायित्व निर्धारित किया जाएगा। हाँ बताइए। महमूद वाले केस में बताया फिर, महमूद साहब वर्सेस एम्परर, बहुत बढ़िया। और सिमिलर इंटेंशन के आधार पर कौन सी धारा के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी, धारा 35, सेक्शन 35, बहुत बढ़िया। तो कॉमन इंटेंशन के लिए काम करता है 34 और सिमिलर इंटेंशन के लिए काम करता है 35। 35 का एक्सटेंशन धारा कौन सी है, 35 का विस्तार, यानी सिमिलर इंटेंशन पर दो व्यक्ति को अलग अलग दंड दे सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पनिशमेंट दे सकते हैं। तो 35 के साथ कौन सी सेक्शन पढ़ोगे, 38, कौन सी पढ़ोगे, 38, ठीक है ना। अब 35, क्योंकि 35 में क्रिमिनल सिमिलर इंटेंशन के आधार पर, तो सिमिलर इंटेंशन महमूद साहब वर्सेस एम्परर का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो उसके आधार पर दो व्यक्तियों को, कॉमन इंटेंशन रहेगा सबको एक समान सजा मिलेगी, सिमिलर इंटेंशन पे अलग अलग पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है ना। 38, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और कोऑपरेशन है, सहयोग है, तो उसके लिए 37 वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये स्वेच्छा वॉलेंट्री, ये भी एक अच्छा टर्म्स है पूछने के लिए, है ना। स्वेच्छा वॉलेंट्री भी जो है तो एक अच्छा टर्म्स है, तो ये भी वॉलेंट्री स्वेच्छा भी जो है तो ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन क्लॉज में इसको भी जो है तो पूछा जाता है, वॉलेंट्री स्वेच्छा। तो कोई कार्य स्वैच्छिक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली वहां पे तीन चीजें कहता है, साधन प्लस आशय, साधन प्लस ज्ञान और साधन प्लस विश्वास का कारण, मीन्स प्लस इंटेंशन, मीन्स प्लस नॉलेज, मीन्स प्लस रीजन टू बिलीव।
तो जैसे मान लो कि आपका इंटेंशन ए को मारने का है, लेकिन आप साधन क्या यूज कर रहे हो, मेरे को ए को मारना है, मैंने क्या किया कि ए को कमरे में बंद, मतलब उसको, उसका घर चारों तरफ से बंद करके आग लगा दिया, और ऐसा किया तो ए के साथ उसके घर वाले और पूरा मतलब घर जल गया। तो भले मेरा इंटेंशन केवल ए को मारने का था, लेकिन मैंने जो उसको अपराध करने के लिए जो मीन्स यूज किया, ठीक है ना, तो इसीलिए पूरे कार्य की लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो बेसिकली ये वॉलेंट्री मेरे द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा यहां पर यह रहेगा कि वॉलेंट्री स्वेच्छा में एक डॉक्ट्रिन काम करता है, एक सिद्धांत काम करता है, कौन सा सिद्धांत है? और ये सिद्धांत अधिसंभाव्य। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप, अतिसंभाव्य परिणाम। परिणाम का सिद्धांत, बहुत बढ़िया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, अतिसंभाव्य परिणाम का सिद्धांत। अब ये भी बता दीजिए कि ये सिद्धांत और कहां पे काम करता है आईपीसी में? एक धारा और है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, 111 है, धारा 111। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस आगे भी काम करता है। ये थोड़ा मैं बताया ना, मान लो कोई लॉ एक्सपर्ट, कोई प्रोफेसर रहा है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है तो हो सकते हैं, है ना। तो जनरली जो है तो जितनी समझ है उसके हिसाब से बताऊंगा। अगली चीज यहाँ पर, अगला डेफिनेशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कार्य या लोप को परिभाषित, डिफाइन एक्ट और ओमिशन, कार्य या लोप को, एक्ट और ओमिशन को परिभाषित करना है। कार्य क्या होता है, व्हाट इज एक्ट? हाँ, देखो बहुत सिंपल सा है, कार्य, व्हाट इज कार्यों की श्रृंखला। हाँ बिल्कुल, कार्य कार्यों की प्रवृत्तियां, वो कार्य होता है, पर कार्यों की प्रवृत्तियां मतलब कैसे, क्या, वो तो आपने जो सेक्शन 33 में डेफिनेशन है, तो एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट, कार्य या कार्यों की आवृत्ति इज एक्ट, ओमिशन या सीरीज ऑफ ओमिशन इज ओमिशन। देखो, ह्यूमन कंडक्ट ऑफ, मतलब कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति का मानवीय आचरण, ठीक है ना, फिजिकल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन, किसी व्यक्ति का भौतिक आचरण, कार्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का भौतिक आचरण, फिजिकल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इज एक्ट। मेरा भौतिक आचरण, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज माई फिजिकल मतलब फिजिकल कंडक्ट, आप मुझको पढ़ाते हुए सुन रहे हो, तो जब तक ये मेरा कंडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ है, यानी कि विधि के तहत है, विधि सम्मत है, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ लॉ, तो इट इज नॉट ऑफेंस, ये अपराध नहीं है। लेकिन मैं अभी माँ बहन की गाली बकने लगूं, अश्लील गाने गाने लगूं, हनी सिंह बन जाऊं, तो फिर वो मेरा काम जो है तो, यानी आपको, और अश्लील गाने गाऊं क्योंकि मैं क्लास में हूं और ये पब्लिक प्लेस है, और ऐसे गाने से आपको क्षोभ, यानी आपको बुरा फील होए, तो मैंने कौन सी धारा का अपराध कर दिया? 294 का अपराध कर दिया, 290। तो यानी कि बस यही है। तो जब आप गाड़ी चला रहा हूं, मैं 40 की रफ्तार में चला रहा हूं, हेलमेट पहना है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे मेरे अंदर पायलट जन्म लेता है और मैं बिल्कुल धूम धूम चालू हो जाता हूं, तो फिर ये क्या हो जाता है, ओमिशन, मतलब ऑफेंस, है ना। तो कार्य या लोप, तो यही तो जनरली अपराध की परिभाषा क्या है, एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। भाई अपराध की परिभाषा क्या है, एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, बाय दिस कोड, धारा 40 या सीआरपीसी 2N, ठीक है ना। तो कार्य या लोप जब अपने, वही मानवीय आचरण जब अपने, कह सकते हो कि लिमिट से पार हो जाए, और लोप क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लोप इज क्या है, ओमिशन क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने नहीं किया तो ओमिशन कहलाएगा। तो ये थोड़ा सिंपल है, नहीं पूछे पूछे नहीं पूछे। एक डेफिनेशन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, इनलीगल, अवैध, कहां डिफाइन किया गया, अवैध में बिल्कुल 43
सीआरपीसी। तो बेसिकली अवैध में कार्य कब अवैध होगा और लोप कब अवैध। तो कार्य को 3 तरीके से बताया गया है कि 3 तरीके से कार्य अवैध होगा। जब कोई कार्य जो है तो क्या हो, अपराध हो, ऑफेंस हो, विधि द्वारा जो है तो निषिद्ध हो, ठीक है ना, निषिद्ध, विधि द्वारा निषिद्ध हो। जब कोई कार्य अवैध हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो और सिविल, किसी भी कह सकते हो कि सिविल लाइबिलिटी, सिविल दायित्व को उत्पन्न करे, सिविल लाइबिलिटी को जो है तो क्या करे, वहां पे है ना 43 में वहां पे बोलता है क्या, तो इनलीगल कहलाता है। और ये ध्यान रखना, ये इनलीगल की यूनिवर्सल परिभाषा है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, क्योंकि सिविल में भी यूज हो सकती है, ठीक है ना। 43 में जो है तो ये परिभाषा सब जगह यूज हो सकती है। सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करे, इंग्लिश में लिखा है द विच फर्निश्ड ग्राउंड्स द सिविल एक्शन, सिविल एक्शन, ठीक है ना। तो अपराध, ऑफेंस की परिभाषा मैंने अभी बताई दी। दूसरा, विधि द्वारा निषिद्ध हो, ठीक है ना। तो विधि द्वारा निषिद्ध, प्रोहिबिशन बाय लॉ, कहीं पर भी प्रोहिबिटेड हो, विधि में मना किया गया हो कि ऐसा आप नहीं करोगे, प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है आपको ऐसा करने से। एक का दो एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भले पार्ट नहीं है सिलेबस का, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 यदि याद आ जाए, टीपीए 25 याद आ जाए, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध है, ठीक है ना, जिसका जिसका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट जो है तो अनलॉफुल हो, है ना, जिसका कंसिडर तो निषिद्ध हो, मना किया गया है। कि जैसे मान लो, लाओ भैया 2-4, मतलब 2-4 अटैचिंग तो नहीं, 2-4 सूटकेस, 8-10 सूटकेस लाओ तो एडीपीओ बनवाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई एजेंट वाला काम करने लगो, मैं लाओ सूटकेस एडीपीओ बनवाते थे, कि एक तरह से प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विधि में इस तरह से आप नहीं जा सकते हो, और मैं तो ये एक तरह से आपका इलीगल कहलाएगा, अवैध कहलाएगा। तीसरा वही है कि सिविल, ठीक है ना, सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, ठीक है ना। मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली वो इलीगल क्या कहलाएगा, अवैध कहलाएगा। तो कुछ भी मैंने ऐसा किया जिससे सिविल, है ना, किसी के साथ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर, कुछ भी, मतलब जो सिविल, तो सिविल कार्यवाही, सिविल तो वो भी अवैध। और लोप कब अवैध हो, लोप कब अवैध होता है, जब आप लीगली बाउंड हो कोई काम करने के लिए और आप उसको नहीं करते। देखो लिखा है उसमें ना, तो करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, यू लीगली बाउंड। आपको अपराध की जानकारी है कि अपराध हुआ है, फिर भी आप पुलिस थाने में जाकर के सूचना नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, लोप कर रहे हो। आप पुलिस वाले हो, आपके सामने अपराध हो रहा है, काम है रोकना, नहीं रोक रहे हो, तो ये इस तरह से यहाँ पर ध्यान में रखना। तो इनलीगल भी एक ऐसी परिभाषा है जो संभावना बनाती है ना, साथ में इसको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद ऐसा डेफिनेशन क्लॉज, चूंकि ये साथ साथ में मैंने डेफिनेशन क्लॉज को भी बता दिया, तो मुझे संभावित, हाँ पहुंच रही है, बोलिए। जी हाँ ठीक है ना। नहीं तो देखिए, ओमिशन मतलब एक पब्लिक सर्वेंट जो है तो जैसे समझिएगा कि एक पब्लिक सर्वेंट, जैसे जहां जहां आपको लीगली बाउंड किया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाँ कई सिटीजन भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में 202 पढ़ें, 176 पढ़ें। माइनर एक्ट में भी कई जगह, जैसे आप लोग वो जहां तक मुझे एनडीपीएस एक्ट पढ़ो, तो एनडीपीएस एक्ट में भी जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल 47 48 याद आ गया आपको ना। तो जहां पर एक लीगली किसी व्यक्ति को ड्यूटी दी गई है ना, तो वो चीज। बाकी इन जनरल, जैसे मैंने आपको, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया, तो सीआरपीसी के साथ मर्ज करके पढ़ोगे तो सीआरपीसी सेक्शन आप थोड़ा सा 37 में क्या है कि 37 में पुलिस वाले ने मदद मांगी 3 प्रमुख चीज के लिए, नहीं करते हो तो इस तरह। हाँ कल भी हुई थी दंड, ठीक ना, ये समझ में आ रहा ना आपको, सेटिस्फाई, ठीक है। और कोई प्रश्न, हाँ बिल्कुल 39 के साथ 202 पढ़ा जाता है, 39 के साथ 202 पढ़ा जाता है। और 39 में एक मध्य प्रदेश का जजमेंट भी है
जिसमें तो ये तक कह दिया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, श्रीपद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का केस है जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, तो इस केस में कह दिया था कि यदि जैसे मान लो किसी को अपराध की जानकारी है और पुलिस वालों को नहीं बताता है तो उसका अबेटमेंट का भी चार्ज लगेगा। तो बोला कि 118, 19, 20 में भी उसको लेके जा सकते हैं, तो वहां पर भी उसको लेके जा सकते हैं, है ना। ऐसा एक जजमेंट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे इसको याद रखिए। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस देख लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अवैध को मैंने बता ही दिया, अवैध को डिस्कशन अपन ने कर लिया, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो अवैध को, इलीगल को हमने प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अगले उस पे। तो चूंकि अभी हम अपराध आजीवन कारावास ये इस पे आ गए हैं, मतलब हम पनिशमेंट में आ गए हैं। तो पनिशमेंट, दंड की हम बातचीत करते हैं, दंड पनिशमेंट की बातचीत करते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड को आप परिभाषित करें। मान लो भाई पूछ ले कि भाई दंड क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, बताइए, कोई भी बताएगा। दंड क्या है? दंड एक पीड़ा वो रिग्रेट करे। चलिए सिंपल सा इस वे में रखिए कि हाँ, पनिश किया जाता है वो जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, और प्रॉपरली तो सिंपल रखिए कि पनिशमेंट एक मतलब पेन, पीड़ा है। पनिशमेंट मतलब आपको पीड़ा, जो पनिशमेंट एक पीड़ा है जो विधि द्वारा प्राधिकृत, यानी ऑथराइज्ड बाय लॉ मैनर में, विधि द्वारा प्राधिकृत तरीके से, एग्जीक्यूटिव द्वारा, कार्यपालिका द्वारा किसी ऑफेंडर को दिया जाता है, ठीक है ना। किसी ऑफेंडर को जो है तो दिया जाता है। तो पनिशमेंट को जनरली एग्जीक्यूट कौन करता है, ध्यान रखना, पनिशमेंट सुनाता न्यायालय है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, उसका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव यानी स्टेट करता है, हाँ, जिसको कार्यपालिका अपन बोलते हैं। तो पेन है, तो हमेशा पनिशमेंट कैसा होना चाहिए कि विधि द्वारा प्राधिकृत तरीके से। जैसे आप लोग सीआरपीसी याद करो, सीआरपीसी की सेक्शन 28, 29, तो 28, 29 में क्या कहता है, 28 में क्या कहता है कि जो आपका हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत, ऑथराइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा प्राधिकृत सभी दंड दे सकता है। तो विधि द्वारा प्राधिकृत दंड कौन से हैं जो 28 में कहता है, ये बताया गया है सेक्शन 53 इन आईपीसी। तो 53 में जो है, तो अभी पुरानी आईपीसी की बातचीत करें तो पुरानी आईपीसी में कितने पनिशमेंट्स के प्रकार बताए गए हैं, 5, है ना। तो आपका डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। अब डेथ सेंटेंस और उसके बाद जो है तो आपका इनप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इनप्रिजनमेंट, लीगरस, सिंपल हो सकता है, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। तो ये 5 प्रकार। और अभी नई आईपीसी में एक नया जोड़ दिया गया है, हाँ, कम्युनिटी सर्विस जो है तो तौर पर जो है तो एक नया पनिशमेंट आपके यहाँ पर जुड़ गया। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ ले कम्युनिटी सर्विस के बारे में, संभावना बन सकती है, पूछ सकता है कम्युनिटी सर्विस को लेकर के, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पुराने तो थोड़ा मृत्युदंड, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, डेथ सेंटेंस। तो भारत में मृत्युदंड देने का तरीका, जो मैनर है, ये कहाँ बताया गया है, सीआरपीसी 357 में सर। सीआरपीसी 354 क्लॉज 5, 354 क्लॉज 5 में बताया गया है कि वो टिल बाय नेक टिल डेथ, ठीक है ना। तो उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब ये जो तरीका है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। किस केस में बोला गया था, बहुत फेमस केस है, दीना पाठक, दीना पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 21 के तहत संवैधानिक है। दीना पाठक वर्सेस भारत संघ के एक केस में बोला गया था, क्या किसी भी अपराधी को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। लक्ष्मण देवी वर्सेस महान्यायवादी का एक फेमस केस है, साइटेशन भूल जाता हूँ, केसेस मुझे याद रहते हैं तो साइटेशन भूल जाता हूँ। उसमें ये चीज बोला गया था कि सार्वजनिक तौर पर फांसी नहीं दी जा सकती है। लक्ष्मण देवी वर्सेस
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल। कहाँ इनको बताया गया है अटॉर्नी जनरल को? आई गया है तो पूछ ही लेते हैं। अटॉर्नी जनरल 76। बहुत बढ़िया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी ड्यूटी क्या होती है? भारत सरकार के कार्यों में सलाह देना। सरकार को ओपिनियन देना इनका ड्यूटी होती है। इनके राइट्स क्या होते हैं? इंडिया की पार्लियामेंट में ये लीगल मैटर पे किसी भी न्यायालय में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहला। और दूसरा बिल्कुल कि किसी भी सदन में बिल्कुल हाँ पार्टिसिपेट। आप दो राइट टू स्पीच, राइट टू पार्टिसिपेट। आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 88। तो वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, संविधान में आते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका कह सकते हैं पनिशमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो होता है आजीवन कारावास, उसका मतलब होता है भैया जीवन भर जेल में रहोगे। कई केस में बोला गया है, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मुझे याद आ रहा है, आपको भी कोई दूसरा केस याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि फिर रिमाइन लाइफ इन जेल, बचा हुआ जीवन जेल में बीतेगा तुम्हारा। ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है। लेकिन राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल जो है तो पावर्स रहती हैं कि वो चाहे तो उसको कम्यूट कर सकता है और कम्यूट। अच्छा, दो शब्द यूज किए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे शब्द यूज होते हैं आर्टिकल 72 में, लेकिन दो शब्द जो है तो यहाँ पे यूज होते हैं। एक है परिहार और एक है लघुकरण। इसका मतलब बताएंगे कोई? परिहार, व्हाट इज रिमिशन? परिहार को इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन, जो अंग्रेजी वाले हैं रिमिशन। व्हाट इज रिमिशन? रिमिट या कम्यूट, कम्यूटेशन। तो परिहार में सेंटेंस कम किया जाता है, लघुकरण में सेंटेंस को कम किया जाता है, लेकिन उसके नेचर को कम, नेचर नहीं बदला जाता। अच्छा, नेचर कहाँ नहीं बदलता? तो लघुकरण परिहार में रिमिशन है ना, इसमें रिमिशन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। तो परिहार का मतलब होता है बेसिकली रिड्यूसिंग सेंटेंस विदाउट नेचर, मतलब सजा को कम करना बिना प्रकृति बदले। और लघुकरण मतलब होता है रिड्यूसिंग सेंटेंस विथ नेचर। तो जहां पर नेचर के साथ सजा जो है तो कह सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल, किसी को 10 ईयर रिग्रेस दिया गया और इसको 5 ईयर रिग्रेस ही कर दिया गया, तो ये परिहार है। क्योंकि यहाँ पर देखो सजा कम हुई है, नेचर सेम है, नेचर ये अभी भी रिग्रेस है, अभी भी रिग्रेस है। लेकिन मान लो किसी को 10 ईयर रिग्रेस दिया था, इसको 5 ईयर सिंपल कर दिया गया। तो अब ये देखो दोनों चीजें बदली है, जहां पे एक चीज बदली, ठीक है ना, दोनों चीजें बदली हैं, तो ये लघुकरण है। तो परिहार लघुकरण। अब परिहार लघुकरण के संबंध में सेक्शन 54 प्लस 55 दो सेक्शंस यहाँ पे काम बातचीत करता है। और इनके साथ 55A भी, और इनके साथ जो है तो सीआरपीसी का जो है तो सेक्शन 432 और 433 है ना, 432 433। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है ऐसा। अभी रिसेंटली जो है तो आपको पता होगा, एक गुजरात के एक केस में जो है तो गुजरात सरकार ने किया था, अभी मैंने रिसेंट, हाँ बिल्कुल वाले केस। तो इसी मतलब बेसिकली जो राज्य सरकार ने इन्हीं सब प्रोविजंस का सहारा ले करके, है ना, उनको पहले छोड़ दिया था। रेप विक्टिम्स, रेप जो उसमें जो है तो उसमें ऑफेंडर थे, ठीक है ना, तो वहां पर उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वापस जेल भेजो उनको जल्दी से, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सर वैसे भी इसमें जनरली ये प्रोविजन है कि जो रेप और जो गंभीर प्रकृति के हैं उनमें नहीं करना चाहिए, बट नहीं, देखिए मेरी बात समझे, निर्भया केस के पहले रेप जैसे ऑफेंसेस में भी जो है तो ऐसा, जैसे अभी निर्भया केस के बाद आप जो 2013 या 2018 का आईपीसी में अमेंडमेंट देखोगे तो वहां पर मिनिमम कर दिया 20 ईयर, और वहां पर यदि लिखा है कि
आजीवन कारावास, और वहां पे साफ साफ लिख दिया है शेष प्राकृतिक जीवन जेल में बीतेगा, रिमाइंड लाइफ इन जेल, जहां पे साफ तौर पर स्ट्रिक्टली ऐसे लिख दिया है। वहां पर राज्य सरकार फिर उसको कि आजीवन कारावास का मतलब 14 ईयर में उसको हमने क्या कर दिया कि कम्यूट कर दिया, वो राज्य सरकार नहीं कर सकती, जहां पे स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। बिल्किस बानो का केस चूंकि 2002 गोधरा के आसपास का मामला था, उस समय इतनी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थी रेप संबंधी मामलों के लिए, तो गुजरात सरकार ने हिम्मत की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो मना कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको हाँ। अब देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही, ईपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के केस में। आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा ईपरू, एक बहुत फेमस केस है ईपरू, ईपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है ना, 2006 का ये केस है। जनरली देखिए, आप आर्टिकल 72 की बातचीत करें या आर्टिकल 161 की बातचीत करें, तो ये राष्ट्रपति का एक प्रिविलेज, राष्ट्रपति या राज्यपाल का 172 में राष्ट्रपति का और 161 में राज्यपाल का प्रिविलेज है, और एज ए ग्रेस वहां पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि राष्ट्रपति इस देश में कोई भी काम करता है जनरली, ठीक है ना, जनरली जो है तो किसके सलाह पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में ये बोला गया था कि यदि राजनीतिक कारण से, धार्मिक कारण से, ठीक है ना, यदि किसी भी मामले में जो है तो इन आर्टिकल्स को प्रयोग किया गया है, यानी 72 161 को प्रयोग किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन जितना मुझे याद है, यदि मैं गलत हूं तो मुझको सही कीजिएगा, कि अभी तक जिन जिन मामलों में राष्ट्रपति ने क्षमादान दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा नहीं है ना, भले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है, लेकिन अभी तक पलटा नहीं है। क्षमादान देने के मामले पे सबसे जो है तो उदार राष्ट्रपति जो रही हैं, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, और सबसे कठोर राष्ट्रपति, बिल्कुल, और सबसे कठोर जो राष्ट्रपति रहे हैं वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, आंख मूंद के मना करते थे कि भाई नहीं नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये ईपरू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का केस थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो मे बी पॉसिबल आपके सभी प्रश्न के उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे, पर अभी तक किसी मामले को मतलब पलटा नहीं गया है, राष्ट्रपति ने जहां पे क्षमादान दिया है। ठीक है ना, चलिए, तो और कोई, तो ये चीजें यहाँ जी जी नहीं, देखो, अंतिम अंतिम साइन तो उन्हीं का रहता है। जैसे यदि कोई राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो अंतिम, क्योंकि समुचित सरकार में केंद्र और राज्य सरकार, और केंद्र और राज्य सरकार का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव हेड जो है तो आपका किसी भी राज्य में एग्जीक्यूटिव हेड आपका राज्यपाल होता है। ठीक है ना, तो है ना, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, पर जहां तक मुझे ध्यान है कि अंतिम साइन तो किसी किसी को छोड़ना है तो राज्यपाल से ही सरकार डिसाइड करती है, सरकार ने राज्यपाल को बता दिया, सरकार राज्यपाल जो है तो, है ना। अब देखो, राज्यपाल के साथ थोड़ी कहानी अलग है। राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति को बोल दिया, जो मंत्रिपरिषद ने वही करेगा। ठीक है ना, वो एक बात अलग है कि वहां पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में राष्ट्रपति के लिए एक वो रूल ऑफ रिकंसिडरेशन यूज किया गया है, परंतु जोड़ा गया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की शक्ति आप देखोगे, जहां तक है आर्टिकल है 163 में है, देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा आर्टिकल है, 164 63 में है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल की सेम शक्ति है, वहां पर तो बहुत ब्रॉड है, राज्यपाल की शक्ति ज्यादा विस्तृत है। ठीक है ना, ये इसको इसको पढ़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो गवर्नर ज्यादा शक्तिशाली हुई है, और यही थोड़ा, हाँ, गवर्नर को ज्यादा
मैं एक बार कंफर्म करूंगा, क्योंकि क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है कि राज्यपाल का साइन कंफर्म लगता है उसमें, ठीक है, पर वो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि राज्यपाल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, इसीलिए उसका साइन जाता है। पर एक बार मैं कंफर्म करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप में से किसी को इसका प्रश्न का उत्तर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं प्रयास करूंगा कि कल इसका आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगा कि वो किनका ऑर्डर किनका था, तो वो चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, है ना। पर चूंकि हेड, हाँ और ठीक है, बता दूंगा, थोड़ा बता दूंगा, ज्यादा तो देखो कुछ, देखो मैं एक चीज बताऊं कि मैं डिस्कशन करूंगा बेसिक बेसिक सभी चीजें, पर कुछ काम मैं जैसे आपको दे दिया तो इप्रू वर्सेस आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया, तो आप प्रयास करो कि कम से कम इस केस को थोड़ा नेटवर्क में सर्च करना और पढ़ना पहले। आप पढ़ लोगे तो फिर अपन बेसिक बेसिक बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बाकी तो हम थोड़ा बहुत जैसे उतना बेसिक बैरेट किताबों वगैरह में तो इधर थोड़े थोड़े लिखा रहता है, तो उतना ही जनरली काम हो जाता है ना। मतलब मेन होते हैं ना। हाँ, और कहा जाता है कि राज्य के जितने भी कार्य होंगे, हाँ वो उन्हीं के नाम से उनके नाम से होंगे। वही उन्हीं। Obviously सी बात है कि कोई एग्जीक्यूटिव काम है ना, अगर आप किसी की सजा को अगर कम करना है तो साइन लगेगा, जितना मेरी समझ है, पर मैं कंफर्म करूंगा तो बताऊंगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका तो आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पे क्या कैसा होता है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा, है ना। आजीवन कारावास के संबंध में बेसिकली जो है तो जितनी बातें हैं यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, डेथ सेंटेंस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत कम संभावना वाले रहते हैं, पर मान लो कहीं पूछ ले कि भैया आईपीसी में कहाँ कहाँ बताया गया है मृत्युदंड, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लेना एक दो बार। और रेप की कौन कौन सी सेक्शन है, खासकर रेप की कौन कौन सी धाराएं हैं जहां पर डेथ सेंटेंस बताया गया है प्रमुख रूप से, है ना। और तो जैसे रेप की पहले 2013 के पहले रेप में कोई सेक्शंस नहीं थी डेथ सेंटेंस वाली, 2013 में पहले 2 जोड़ी गई थी, है ना, 2 थी ना पहले 2013 में, और बाद में 3 और जुड़ गई। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में 2018 में 3 और जुड़ी, तो इस प्रकार सॉरी 2 पहले थी 2 बाद में जुड़ी, तो वर्तमान में 4 धाराएं हैं रेप की जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। जितना मुझे याद आ रहा है 376 ए है, 376 ए बी है, 376 डी बी है और 376 ई है ना। ये 4 धाराओं में डेथ सेंटेंस का प्रावधान किया गया है। और पूरे आईपीसी में जो है तो डेथ सेंटेंस की 13 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 13, जिसमें 9 धारा तो मात्र चैप्टर 16 में है, सॉरी 13 मतलब 9 धाराएं चैप्टर 16 अध्याय 16 में बताई गई हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेथ सेंटेंस शरीर ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, शरीर के विरुद्ध अपराधों में सबसे ज्यादा डेथ सेंटेंस दिया जाता है। संपत्ति के विरुद्ध एकमात्र धारा है जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है, कौन सी धारा है? अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, एकमात्र सेक्शन है जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। डकैती, थ्री 396 केवल हत्या सहित डकैती, है ना, एक ही धारा है जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। 121, 132, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। और ठीक है, बस इतनी बातें यहाँ पर आप लोग। अच्छा, वैसे इनडायरेक्टली भी कुछ धाराएं हैं आईपीसी में जहां पे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। जैसे आप देख लो तो 109 हो गया, आप 109 देखो, 109 क्या है? 109 क्या, उसमें क्या डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं? हाँ भाई, आपने अबेटमेंट, तो अबेटमेंट किसी को मान लो मैंने मर्डर करने के लिए उकसाया, जा मर्डर कर किया, तो 109/302, 120 बी, 120 बी, और फिर तीसरी धारा है जहां तक है 195 ए। अब इन 3 धाराओं को पढ़ना, तो इन 3 धाराओं में सिमिलरिटीज बताना मुझे, ठीक है ना। 3 धाराओं में सिमिलरिटीज बताना मुझे, कल का होमवर्क बोले सर होमवर्क दे रहे हैं हम लोग को, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। तो इन 3 धाराओं में सिमिलरिटीज बताना, 109, 120 बी और 195 ए ही है जहां तक मुझे ध्यान है, वही धारा है उसमें 3 धाराओं में, ठीक है ना। 121 भी है। कौन सा? 121 नहीं, 121 में तो साफ तौर पर डेथ नहीं, ये धाराएं इनडायरेक्टली डेथ
सेंटेंस देने की बातचीत करती हैं। बाकी धाराएं जो मैंने बताया 13 धाराएं हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली। और 303 देखो, 303 भी है, अभी नई आईपीसी में ध्यान रखना 303 को कैसे जोड़ दिया है पता है? 303 में, क्योंकि उसमें 303 में केवल एक ही ऑप्शन था कि केवल यदि कोई आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, यदि उसको डेथ सेंटेंस होती है, मतलब सॉरी वो आजीवन का भुगत रहा है, वो मर्डर करता है, तो केवल डेथ सेंटेंस होगी, शैल बी, ठीक है ना, मतलब उसमें देख लेना 303 की लैंग्वेज है, उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। हाँ, और 302 में क्या कहा था कि भाई ये दो ऑप्शन है कि बाहर मर्डर करोगे तो डेथ सेंटेंस मिलेगी या आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी देंगे। लेकिन अभी नई आईपी धारा मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो सेक्शंस में क्या कर दिया, तो मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में उसको, तो इस धारा को समाप्त नहीं किया था, इस धारा को क्या कर दिया था, इनऑपरेटिव। चलो संविधान का एक प्रश्न पूछते हैं। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का रेफरेंस लेकर के 303 को इनऑपरेटिव कर दिया था। इस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? ये जो किया इसको बोलते क्या है? हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स को पहली बार डिफाइन किया गया था? भीखाजी नारायण वर्सेस भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश का केस है, बहुत बढ़िया, भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश का केस है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स को पहली बार डिफाइन किया गया था, ठीक है ना, क्लियर कहानी। मैं इसको हंसी मजाक में बोलता हूँ छतरी का नियम, छाते का नियम, ठीक है ना, तो ये छाते का नियम है ना। मैंने यूट्यूब में छोटा सा मेरा चैनल है यूट्यूब में, तो उसमें इंदौर लीगल स्टडी के नाम से पुराने वीडियो में पढ़े हैं, वहां पे छतरी छाते का नियम, छन्नी का नियम, तो हो गया, क्या करें, बच्चों को खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो तामझाम करने पड़ते हैं, क्या करें, है ना। अब बच्चे आजकल के बड़े होशियार हो गए आप लोग है ना, कितना भी ज्ञान बचा लो, जब तक कुछ तामझाम नहीं बताओ तब तक सुनते नहीं हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ पे ये चीजें हो गई आपका आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना, जुर्माना पे इतना क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले, सिंपल चीजें याद रखना। फिर इसके बाद जैसे आपका ये जो आपका 53 से लेकर के 75 तक है ना, तो ये दो पार्ट में, 53 से लेकर के 70 तक में बेसिकली दंडादेश के, और 71 से 75 तक में 4 प्रकार के जो है तो नियम बताए गए हैं। तो दोहरे दंड, रूल प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी कहां बताया गया है आपका? 71 में, है ना, बिल्कुल, दोहरे दंड से सुरक्षा का नियम। तो एक अपराध किया है तो एक बार ही सजा मिलेगी, और एक ही नेचर के अपराध है, जैसे भारत में जो है तो अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है कि जैसे वो इलस्ट्रेशन है ना कि एक झापड़ मारोगे तो एक, या 50 झापड़ मारोगे तो कहते हैं ना कि बोले एक मर्डर करोगे 10 मर्डर करोगे, फांसी में तो एक ही बार लटकाएंगे, है ना, तो एक ही बार जो है तो सजा मिलेगी। तो वो 71, 72 बेनिफिट ऑफ, जो कह सकते हो कि हमेशा कहते हैं ना संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा, तो बेसिकली बेनिफिट ऑफ जो कह सकते हो डाउट है एक्यूज को देने के लिए, तो बेसिकली ये जो है तो आपका 72 बातचीत करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रायश्चित के सिद्धांत पर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इनलोपमेंट मैंने ट्रांसलेट किया, लेकिन कहते कुछ और भी, एक शब्द और यूज होता है, इंग्लिश वाले यदि कोई बता सको तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस लिख लो भाई, जिसको इंग्लिश में लिखना है ना, रिपेंटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये प्रायश्चित का सिद्धांत पर आधारित है, आपका एकांत परिरोध का सिद्धांत जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा जो है तो पॉइंट्स है, मुद्दा है यहाँ पर ध्यान में रखने वाला। एकांत परिरोध में ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखना कि भैया क्या सादा का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया है तो क्या एकांत परिरोध दिया जा सकता है भैया? नहीं, केवल रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट में होगा, है ना, रीग्रेस में होगा। मैक्सिमम कितना होगा? तो 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने क्या इकट्ठा उसको रखेंगे अंदर, तो एक बार में 14 डेज मैक्सिमम, 14 डेज। तो ये थोड़ा सा इतना पूछ ले तो कभी, तो ये थोड़ा सा ऐसे अपने दिमाग में रखे रहना, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। इनहेंस पनिशमेंट, द रूल ऑफ इनहेंस पनिशमेंट, वर्धित दंड का नियम। तो आप देखोगे वर्धित दंड, तो मैं ऐसे अब बोलता हूं कि जैसे होते हैं ना जड़, जोरू और जमीन, अब आईपीसी में तीनों के लिए इनहेंस पनिशमेंट बोल दिया। तो पहले आपका 75 चैप्टर 12 और 17 बातचीत करता था, लेकिन अब महिलाओं के विरुद्ध कई अपराधों में देख लो इनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान कर दिया। बल्कि अभी नई आईपीसी में तो और कहानी अलग कर दिया, नई आईपीसी में तो और कहानी अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? जैसे चोरी पढ़ा रहा था मैं, अभी देख रहा था, तो जैसे समझना, चोरी में क्या कर दिया कि 5,000 से कम की चोरी करोगे तो केवल वहां पर जो है तो आपको बोला जाएगा कि कम्युनिटी सर्विस कर दो। 5,000 से कम की चोरी करोगे तो कम्युनिटी सर्विस, पहली बार चोरी करोगे 3 साल और दूसरी बार चोरी करोगे तो मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 5 साल। तो ऐसे दंड अभी जो है तो नई आईपीसी में जो है तो आपके बताए गए हैं, है ना। तो पहली बार करोगे तो अब वो तो बहुत सारी, आप दंड वाला चैप्टर में देख रहा था अभी नई आईपीसी में, तो पहले इतनी सारी धाराएं थी, यानी कि 53 से अब बिल्कुल कम, अरे बिल्कुल कम कर दी गई है ना। तो ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन में बताता रहूंगा, क्योंकि मैं अभी नई आईपीसी अपने लिए पढ़ रहा हूं, तो इस बीच जो मुझे थोड़ा बहुत बातचीत रहेगा तो थोड़ा कंपैरिजन में आपको बताता रहूंगा, है ना। कभी क्वेश्चन अराइज हो जाए तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता हो गई, तो ये दंड और न्याय वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे अमित शाह जी ने बताया था, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा, है ना, नेतागिरी वाली लैंग्वेज में नहीं, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लीगल लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, है ना। क्लियर कहानी? ऐसा फील नहीं होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने की भाजपा ही आके बैठ गया है ना, मान लो कांग्रेसी हुआ तो समझ लेना विश्लेषण या कांग्रेसी आके बैठ गया है, तो है ना भाई, इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति इंसान है, और व्यक्ति अपनी व्यक्ति की जो है तो कहीं ना कहीं तो श्रद्धा विश्वास होती है, आस्था होती है ना, और सिस्टम का व्यक्ति है तो सिस्टम के प्रति ज्यादा रहती है। तो जनरली सरकारी व्यक्ति है, तो अभी जो सरकार है भाई, सरकारी अधिकारियों का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है ना। मैं भी चूंकि रहा हूँ बहुत सारे, तो हाँ, सरकारी अधिकारी, मेरे एक भैया पुलिस वाले हो, तो वो बोलते हैं भैया कैसे, बोले बहुत सिंपल सा है, जब भाजपा की सरकार आती है तो मैं भाजपा ही हो जाता हूँ, तो जब कांग्रेस तो सरकार कहेगी तो सरकार की आदमी, जो सरकार जिसकी अपन उसके, है ना। चलिए वापस आते हैं, मुद्दे की बात करें, तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये अगला प्रश्न तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर। तो ये मैंने अभी डिस्कशन किया है, महमूद साहब वर्सेस एम्परर, इन केसेस में जो है तो प्रॉपर तरीके से इनको बताया गया है, प्रॉपर तरीके से, है ना। तो चलिए, तो आज हमने आईपीसी का दंड, और ये समझ में आ रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है। अभी जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन, कोई दिक्कत हो तो, कोई कमी हो तो बताइएगा, अपने और भी कुछ